हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुष्यंत कुमार। डी कुमार आईसीएस एकेडमी में स्वागत है आपका। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट को पढ़ने जा रहे हैं, संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, लेकिन अब लास्ट में हम लोग ये देखेंगे कि संविधान बना कैसे, संविधान होता क्या है। ठीक है, तो क्योंकि अभी तक तो हम ये पढ़ते आ रहे थे कि संविधान के भाग 5 में क्या है, भाग 6 में क्या है, भाग 7 में क्या है, भाग 8 में क्या है, 9 में क्या है, 10 में क्या है, 11 में क्या है। हमने पूरे भागों को देख लिया है। तो अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ हमने संवैधानिक विकास को भी देखा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर 84 का पिट्स इंडिया एक्ट, पूरा हम लोगों ने 1947 तक के अधिनियमों पर बात कर ली थी। तो अब आज हम लोग संविधान सभा पर बात करेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा बनी और संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया गया। तो संविधान सभा की मांग, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है और फिर संविधान सभा का गठन किस प्रकार से किया जाता है, और संविधान की कार्य प्रणाली क्या है, संविधान की महत्वपूर्ण समितियां कौन कौन सी थीं, ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या रोल था, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी जिन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उनका क्या रोल था, आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है इन्हें। तो हम लोग इस टॉपिक में हम लोग सारी चीजों को कवर करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से न केवल यूपीएससी बल्कि स्टेट पीसीएस और अदर वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन क्रैक किए जाते हैं। आप देख सकते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ज्यादातर चूंकि इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, करेक्टर बहुत ज्यादा है, तो डेट भी बहुत है, तो थोड़ा सा मतलब याद करने में कैंडिडेट को दिक्कत होती है। ये बस इसका एक ही सॉल्यूशन है कि इसे बार बार जब हम किसी चीज को रिवीजन करते हैं तो दिमाग में चीजें ठहरने लगती हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम मुद्दे पे बात करना चाहेंगे और हम लोग चलिए संविधान का निर्माण पढ़ रहे हैं। तो संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की, तो आपको बता दें एम.एन. राय 1934 में 1934 में संविधान सभा के गठन की मांग एम.एन. राय ने की। और एम.एन. राय वामपंथी नेता थे। ठीक है, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से संविधान सभा की मांग की जाती है 1935 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से 1935 में संविधान सभा के गठन की मांग की जाती है। और फिर 1938 में कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की जाती है और कहा जाता कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाएगा और वो सभा भारतीयों के द्वारा निर्मित सभा होनी थी, न कि किसी विदेशी शक्ति के द्वारा। तो हम लोग 1934, 1935 और 1938 में हमने देखा। इसके बाद हम लोग अगस्त प्रस्ताव क्या होता है, तो अगस्त प्रस्ताव पर बात करेंगे हम लोग। अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन और फिर कैबिनेट मिशन को देखेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह से संविधान सभा का गठन किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग ठीक है। और फिर आपको बता दें कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1934 में एम.एन. राय के द्वारा की गई। ठीक है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1934 में एम.एन. राय के द्वारा की गई। एम.एन. राय कौन थे, वामपंथी नेता थे। 1935 में
कांग्रेस की तरफ से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की जाती है। फिर 1938 में कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की जाती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। और 1934 में एमएन राय के द्वारा, 1935 में कांग्रेस के द्वारा। इसके बाद क्रिप्स मिशन, 1940 में अगस्त प्रस्ताव पहले आता है। अगस्त प्रस्ताव 1940, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है। आपको बता दें, हमने कल भी बात की थी कि ये वो टाइम था जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो ब्रिटिश संसद के द्वारा अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त को भारत में भेजा जाता है और अगस्त प्रस्ताव के द्वारा ये कहा जाता है कि युद्ध समाप्त होते ही भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो युद्ध समाप्त होते ही भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। युद्ध समाप्त होते ही भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो संविधान का निर्माण करेगी। संविधान सभा क्या करेगी? संविधान का निर्माण, ठीक है। युद्ध समाप्त होते ही भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो संविधान का निर्माण करेगी। ये मुख्यतः भारतीयों के द्वारा निर्मित सभा थी, न कि पूर्णतया भारतीयों के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से ध्यान दीजिए। ये मुख्यतः भारतीयों के द्वारा निर्मित सभा थी, न कि पूर्णतया भारतीयों के द्वारा निर्मित सभा होनी थी। इसके बाद हमने यहां अगस्त प्रस्ताव पर भी बात की, ठीक है। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन पे हम लोग बात कर लेते हैं। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत 1942 में भेजा जाता है। 1942, 1942। ये ब्रिटिश संसद के या मंत्रिमंडल के कह लीजिए ये सदस्य होते हैं, ठीक है। ये एक सदस्यीय निकाय था, एक सदस्यीय निकाय। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के द्वारा इसको अस्वीकार किया जाता है। मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस दोनों के द्वारा इसे अस्वीकार किया जाता है। अस्वीकार क्यों? क्योंकि कांग्रेस अखंड भारत का निर्माण चाहती थी और वहीं मुस्लिम लीग क्या चाहती थी? मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी। तो इसलिए इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग किस पर बात करने जा रहे हैं? अब हम लोग संविधान सभा के गठन पर बात करने जा रहे हैं। संविधान की मांग, तो अब
संविधान सभा के गठन। आपने कैबिनेट मिशन के बारे में सुना होगा। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना या कैबिनेट मिशन प्लान भी कहते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान क्या थे, क्या आपको अच्छी तरह पता होगा। संविधान सभा क्या करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। और संविधान सभा किसके द्वारा बननी थी, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा बनी थी। किसी भी देश में संविधान का निर्माण कौन करता है, संविधान सभा करती है। भले ही अलग अलग देशों में इसका नाम अलग हो, जैसे फ्रांस में संविधान सभा राष्ट्रीय सभा थी, ठीक है। आप याद करिए, अगर आपने विश्व इतिहास पढ़ा होगा तो 3 वर्गों में फ्रांसीसी समाज बटा हुआ था। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग, कुलीन वर्ग, सामंती वर्ग और आम आदमी। तो थर्ड स्टेट के लोगों ने कॉल्ड देमसेल्फ नेशनल असेंबली। तो हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे टॉपिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो संविधान सभा यानी अलग अलग देशों में इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो किसी भी देश की संविधान सभा उस देश के संविधान का निर्माण करती है। तो संविधान, भारत में जो संविधान का निर्माण किया गया था वो संविधान सभा के द्वारा किया गया था और कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। इसके इंपॉर्टेंट प्रावधान क्या थे, इसमें सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी। सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी। ध्यान दीजिए, सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, 389, 389। इसे हम लोग 3 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। यानी 292 ये कहां से होंगे, ये ब्रिटिश भारत से होंगे या ब्रिटिश प्रांत कह लीजिए। ब्रिटिश प्रांत, भारत में अंग्रेजों के टाइम पे मैंने बार बार बताया कि 2 प्रकार के राज्य थे। एक तो वो राज्य जिन पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, ब्रिटिश प्रांत, ठीक है। और दूसरे वो राज्य थे जो अंग्रेज क्या करते थे, अपने रेजिडेंट के माध्यम से कंट्रोल बनाए हुए थे, ठीक है। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने जो इंट्रोड्यूस की थी, सहायक संधि, ठीक है। तो सहायक संधि में ये प्रावधान था कि वो किसी ब्रिटिश रेजिडेंट को भारतीय शक्ति को भारतीय राजा के यहाँ दें और जो ब्रिटिश रेजिडेंट होता था वो क्या करता था, ब्रिटिश रेजिडेंट ही पूरी इंटरनल गतिविधियों की जानकारी ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था या ब्रिटिश सरकार को देता था, ठीक है। तो हम लोग जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो सारे प्रावधानों को देखेंगे। सहायक संधि क्या होती है, लॉर्ड डलहौजी की क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को देखेंगे, किस प्रकार से पूरे भारत को जीता जाता है। तो 292 ब्रिटिश प्रांत और फिर 93 क्या थी, प्रिंसली स्टेट कह लीजिए या देसी रियासतें कह लीजिए, देसी रियासतें, ठीक है। और फिर 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, ठीक है। तो अब याद रहेगा आपको 296 प्लस 93 आप ऐड कर देना तो 389 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको बता दें, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में जाने से मना कर दिया। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और माउंटबेटन के आने के बाद, माउंटबेटन के भारत में आने के बाद, माउंटबेटन
कौन थे? वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है, स्वतंत्र भारत के वायसराय माउंटबेटन, या अंतिम वायसराय कह लीजिए, माउंटबेटन थे। इनके आने के बाद, माउंटबेटन के भारत में आने के बाद क्या हुआ कि दोबारा से सदस्य संख्या निर्धारित की गई। सदस्य संख्या को, सदस्य संख्या दोबारा कितनी निर्धारित की गई? 299, 299, ठीक है, 299। अब इसे भी हम लोग दो भागों में अगर बांट लें तो कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 70 और 229, 229 ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांत से कितनी? ब्रिटिश प्रांतों से हो जाएगी 229, और इसके बाद 70 का किससे हो जाएगी? देसी रियासतों से हो जाएगी, देसी रियासतों से, ठीक है। संविधान सभा के गठन, तो ध्यान दीजिए फिर से, संविधान सभा का जो गठन किया जा रहा है वो कैबिनेट मिशन योजना। ध्यान दीजिए, दो योजना आई थी, एक माउंटबेटन योजना थी। जो माउंटबेटन योजना थी उससे भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राज्यों का निर्माण किया गया था माउंटबेटन योजना के तहत, ठीक है। संविधान में जहां भी आपको राज्य मिलेगा तो राज्य का मतलब राष्ट्र से है, आप ये मत कहना कि सर राज्य यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान और भारत दो अलग अलग राज्यों की लिए संविधान सभा या भारत का विभाजन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भारत का विभाजन निम्नलिखित में से किस योजना के तहत किया गया, तो आपका उत्तर होना चाहिए माउंटबेटन योजना के तहत, ठीक है। और अगर आपसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया, तो आपका उत्तर होना चाहिए कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ठीक है। तो इसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम आगे की बात करें। अब हम लोग इसको इरेज करके आगे की बात करते हैं। इसी संविधान सभा से के जितने भी पॉइंट हैं वो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? अगला पॉइंट हो जाएगा कि जो मत थे, मतों को 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से 3 भाग थे? सामान्य, मुस्लिम, सामान्य, मुस्लिम और सिख। सामान्य, मुस्लिम और सिख, ठीक है। सामान्य में सभी लोग आ गए थे, मुस्लिम का मतलब मुस्लिमी और सिख का मतलब भी सिख। सामान्य में जितनी भी आपको वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, और भी जितनी भी उपजातियां थी वो सारी आ गई थी आपकी सामान्य, ठीक है। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर, प्रत्येक
10 लाख प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सीट आवंटित करनी थी। ठीक है, प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सीट, ये एक सीट 10 लाख की आबादी पर। ठीक है, इसके बाद जो डॉक्टर अंबेडकर जी थे, डॉक्टर अंबेडकर जी इन्हें पहले बंगाल से चुना गया था। बंगाल से, चूंकि बंगाल का वो हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया, इसलिए दोबारा इन्हें कहां से चुना गया? दोबारा बॉम्बे से चुना गया, बॉम्बे से। ठीक है, पहले डॉक्टर अंबेडकर जी को पहले बंगाल से चुना जाता है। ठीक है, और बाद में ये हिस्सा, बंगाल का जो हिस्सा होता है वो पाकिस्तान को दे दिया जाता है। ठीक है, दो पाकिस्तान थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो वो पाकिस्तान को दे दिया गया था पूर्वी बंगाल वाला हिस्सा, तो इसलिए बॉम्बे से इन्हें चुनकर भेजा गया था। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग कुछ और भी देख लेते हैं। संविधान की कार्यप्रणाली, यहाँ पे संविधान की कार्यप्रणाली, संविधान सभा की कार्यप्रणाली, संविधान सभा की कार्यप्रणाली, ठीक है, तो किस तरह से इसे हम इरेज कर देंगे। संविधान सभा की कार्यप्रणाली, तो कार्यप्रणाली देखते हैं। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग होती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग। ठीक है, पहली बैठक कह लीजिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रांस की तरह क्या बनाया जाता है? अस्थायी अध्यक्ष। सबसे वरिष्ठ होते हैं, वरिष्ठ सदस्य को भी फ्रांस में क्या किया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। तो इन्हें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष, सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट। इसके बाद 11 दिसंबर 1946, ठीक 2 दिन बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। दूसरी बैठक, और राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया जाता है? राजेंद्र प्रसाद जी को सभा का स्थायी अध्यक्ष,
को सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष, ठीक है। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, नेहरू जी के द्वारा, पंडित नेहरू जी के द्वारा, पंडित नेहरू जी के द्वारा क्या किया जाता है? उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है सभा में। उद्देशिका, संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। क्या होता है ये उद्देशिका प्रस्ताव? ठीक है, प्रीएम्बल प्रपोजल, यानी संविधान का गठन किस दिशा में होगा, ठीक है। यानी प्रीएम्बल में जो कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल संपत्ति संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये उद्देशिका प्रस्ताव होता है और 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है और 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर लिया जाता है। सर्वसम्मति से पास किया जाता है संविधान सभा में। जो भी काम हो रहा है संविधान सभा में, तो आप संविधान सभा अपने आप से जोड़ लिया करिए। ध्यान दीजिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। ये अस्थायी अध्यक्ष और ये स्थायी अध्यक्ष। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव, ये उद्देशिका प्रस्ताव संविधान का निर्माण किस दिशा में होगा, ठीक है, यही होता है और इसको सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को पास कर लिया जाता है। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं कि जो संविधान सभा थी, संविधान सभा वो दो काम कर रही थी, ठीक है। संविधान सभा को दो कार्य सौंपे गए थे, ठीक है। एक काम देश के लिए क्या करना, संविधान का निर्माण करना। एक तो संविधान का निर्माण और दूसरा जो काम था वो था कि संविधान सभा विधायिका बन गई थी। संविधान सभा क्या बन गई थी, विधायिका, यानी उसे देश के लिए कानून भी बनाने थे, पूरे देश के लिए कानून बनाने थे। तो फिर से ध्यान दीजिए, संविधान सभा एक तो संविधान का निर्माण करना था